हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के जो भी बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट बायोलॉजी में जो भी जितने भी चैप्टर दिए गए हैं, जितने भी टॉपिक्स दिए गए, जितने भी यूनिट दिए गए, उन सब के बारे में। तो अगर आप क्लास 11th से क्लास 12th में आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जिसमें बताए गए हैं कि बिहार बोर्ड के क्लास 12th के बच्चों को कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं और कौन कौन से यूनिट में कितने चैप्टर जो है वो दिए गए हैं और उस चैप्टर के क्या क्या नाम है। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पर। तो सबसे पहले जान लीजिए कि क्लास इंटर के अंतर्गत हमें बायोलॉजी में 10 यूनिट पढ़ने होते हैं, जिसमें से 5 यूनिट जो है वो क्लास 11th में हमें पढ़ने पड़ते हैं। जो ऊपर के जो 5 यूनिट होते हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, ये हमें क्लास इंटर में फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं। और बाकी जो 6, 7, 8, 9, 10th है, ये इकाई हमें पढ़ने होते हैं क्लास 12th में। क्लास 12th में बिहार बोर्ड वाले के लिए टोटल मिला करके आपके 16 चैप्टर पढ़ने होते हैं, जबकि सीबीएसई बोर्ड ने और कई सारे बोर्ड ने इसको अपने सिलेबस के अंतर्गत इसे कम कर दिया है। लेकिन अभी भी बिहार बोर्ड वाले के लिए उतना ही यूनिट हमें पढ़ना पड़ता है जितना हमें पहले पढ़ाया जाता था। तो जब चेंज होगी तब की बात है, लेकिन अभी चेंज नहीं हुई है। हमारी सिलेबस, बिहार बोर्ड की सिलेबस चेंज नहीं हुई है, तो हमें वो सारे चैप्टर कवर करके चलने हैं। तो पहला यूनिट आपका जो दिया गया है, पहला यूनिट है आपका 6। उस यूनिट का नाम है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। हम लोग जनन यूनिट के अंतर्गत हम लोग 4 चैप्टर डिस्कस करते हैं। वो 4 चैप्टर आप लोग देख सकते हो कि 4 चैप्टर आपका कौन कौन सा दिया गया है। आपका पहले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो पहला चैप्टर आपका दिया गया है जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा दिया गया है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। कहीं कहीं पे यहाँ पे क्या लिखेगा, आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अगला आपका दिया गया है मानव में जनन। इसमें है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और जो चौथा चैप्टर जो दिया गया है इस यूनिट का, वो है आपका जनन स्वास्थ्य, जिसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर अगला यूनिट है, यूनिट नंबर 7 है। यूनिट नंबर 7 में आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो इसमें टोटल मिला करके हमें 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7। चैप्टर 5 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर 5 में यही आपका जेनेटिक यूनिट है, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग ज़रा ध्यान से। चैप्टर नंबर 5 का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। अगला दिया गया वंशागति का आणविक आधार, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद 7वां चैप्टर जो है, जिसको हम लोग कहेंगे विकास। और इसको दूसरी भाषा में आप लोग, इस विकास का मतलब यहाँ पे समझिएगा जैव विकास, जिसका इंग्लिश होगा इवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें इवोल्यूशन से है ना। ये विकास का मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट से नहीं है, यहाँ विकास का मतलब है जैव विकास, जिसको आप लोग इवोल्यूशन कहोगे। तो 5वां चैप्टर हो गया वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। 6ठा हो गया आपका वंशागति का आणविक आधार। और 7वां हो गया आपका जैव विकास। इसको हम लोग वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। 6ठे को हम लोग बोलेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और 7वें को हम लोग बोलेंगे इवोल्यूशन। तो ये टोटल हो गया आपके 7 चैप्टर। अब हम लोग चलते हैं अगले यूनिट पर। यूनिट नंबर जो 8 दिए गए हैं, यूनिट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे कौन कौन से चैप्टर जो है वो मेंशन किए गए हैं। तो यूनिट नंबर 8 में अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यूनिट नंबर 8 का नाम जो रखा गया है वह है आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मानव के लाइफ में या मानव कल्याण में जीव विज्ञान की भूमिका, है ना। तो पहला 1 नंबर चैप्टर हम लोग चलते हैं। इस यूनिट संख्या 8 है और चैप्टर भी आपका क्या है 8, जिसका नाम क्या है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। इसमें आपको सारी बीमारी के बारे में, टाइफाइड के बारे में, निमोनिया के बारे में, एलिफेंटेसिस के बारे में, जिसको आप लोग हाथी पांव रोग कहते हो, इसके अलावा टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, इन सभी बीमारी के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में आपको डिस्कस किए जाते हैं। अगला है आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो ये जो चैप्टर होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आसान भी, ज़्यादा ये भारी होता नहीं है। इस चैप्टर में आपको क्या बताया जाएगा कि जितनी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हमें फूड प्रोडक्शन को भी इनहेंस करना है, बढ़ाना है, ताकि सभी आबादी को, सभी व्यक्तियों को एक प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट, प्रॉपर तरीके से पोषक युक्त भोज्य पदार्थ और भोजन मिल सके। उसके बाद है
अगला जो चैप्टर दिया गया वो है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव का मतलब है कि इस चैप्टर में आपको वो चीज़ें पढ़नी होंगी कि आखिर कौन कौन से ऐसे सूक्ष्मजीव है, मतलब कौन कौन से सूक्ष्मजीव है जो मानव कल्याणकारी है, यानी कि मानव के लिए फायदेमंद है। यानी कि हमने क्या किया है कि कुछ वैसे इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे जो सूक्ष्मजीव होते हैं जिनसे हम कुछ मानव के लिए कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो सूक्ष्मजीव हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, ना कि नुकसानदायक। तो जैसे कि बेकरी उत्पाद में जो हम लोग बेकरी जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उस बेकरी प्रोडक्ट में ईस्ट वगैरह का यूज़ किया जाता है, कई सारे एंजाइम बनाने के लिए, कई प्रकार के एल्कोहल बनाने के लिए, कई प्रकार के अम्ल बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, तो सूक्ष्मजीव का उपयोग करें। एंटीबायोटिक्स वगैरह आपने नाम सुना होगा, कई सारे एंटीबायोटिक्स जो है वो ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स जो है वो आपके सूक्ष्मजीव से ही बनाए गए हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। अगला चैप्टर आपका अगला यूनिट जो दिया गया है सेकेंड लास्ट, वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से क्लास 12th में जेनेटिक्स यूनिट इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से जेनेटिक्स के बाद जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपका कंसेप्चुअल जो थ्योरी आपका जो हमें पढ़ना होता है क्लास 12th के लिए, वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का ये देख सकते हो अगला जो यूनिट आपका जो दिया गया है वो कौन सा है, बायोटेक्नोलॉजी, जिसको आप लोग हिंदी भाषा में जैव प्रौद्योगिकी कहोगे। 11 नंबर चैप्टर का क्या नाम है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अगला है आपका बायोटेक्नोलॉजी एवं उनके उपयोग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये चैप्टर हो गया, चैप्टर संख्या 12, जिसमें आपको बताया, इसमें आपको पढ़ना होता है कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस हम लोग कैसे करते हैं ना, उनका प्रिंसिपल क्या है, उनका प्रोसेस क्या है। जबकि आपका 11 नंबर चैप्टर में आपको क्या बताया जाता है, ये 12 नंबर चैप्टर में आपको बताया जाता है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किन किन फील्ड में किया है, किन किन चीज़ों के लिए हमने किया है ना, उसके उपयोग के बारे में। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कई प्रकार के ट्रांसजेनिक एनिमल हो गया, कुछ ह्यूमन हार्मोन्स है, ह्यूमन्स के लिए हार्मोन हो गए, एंजाइम हो गए, कई प्रकार के मेडिसिन हो गई, कई प्रकार की बीमारी को ट्रीट करने के लिए हमने किसका हेल्प लिया है, तो बायोटेक्नोलॉजी का। और बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने कई सारे मानव कल्याणकारी चीज़ों को हमने बनाया है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए, मानव के लिए बेटर हो सके, मानव की लाइफ के लिए बेटर हो सके। अगला सबसे लास्ट यूनिट आपका जो दिया गया है वह है आपका इकोलॉजी, जिसको आप लोग पारिस्थितिकी कहोगे। इकोलॉजी में आपके टोटल मिला करके 4 चैप्टर इसमें भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। एक आपका 13 नंबर जो चैप्टर है, जिसमें आपका है जीव एवं समष्टियाँ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में। और अगला है आपका इकोसिस्टम, जिसको हिंदी में पारितंत्र बोलोगे। अगला है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसको हिंदी भाषा में आप लोग बोलोगे जैव विविधता एवं संरक्षण। अगला है आपका सबसे लास्ट जो चैप्टर आपका है वह आपका पर्यावरण के मुद्दे, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इन्वायरमेंटल इशूज़। तो ये लास्ट जो है इन्वायरमेंटल इशूज़ है, जिसमें हमें आपके ओजोन परत वगैरह के बारे में बताया जाता है ना, कि पर्यावरण को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, है ना। पॉल्यूशन के बारे में, वाटर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें जो है वो हमें किस चैप्टर में पढ़ने पड़ते हैं, तो ये हमें पढ़ने पड़ते हैं 16 नंबर चैप्टर में। तो बच्चों ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमें कौन कौन से चैप्टर जो है वो पढ़ने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए, आप नए साल में आए हैं तो नई तरीके से, नई सोच के साथ आप लोग इनकी तैयारी कीजिए, और लगन के साथ आप लोग अपने आने वाले अगले 2027 बोर्ड की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।